कैसे हैं आप लोग? फाइनली आज जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज का हम रिवीजन करेंगे, टर्बो रिवीजन करेंगे, निंजा रिवीजन करेंगे फॉर नवंबर 24 स्टूडेंट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो सबसे ऊपर कौन बैठा है? सबसे पहले आपका जो है यमराज बैठा है, जो आपसे क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। इसके अंदर दो विंग्स होती है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन विंग और एक होती है असेसमेंट विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग का बेसिकली काम ये है कि वो आपका क्या करती है, जांच पड़ताल करती है। और असेसमेंट विंग का काम क्या है कि बेसिकली ये स्क्रूटनी करती है। तो जो भी आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो उसके बेसिस पे ये क्या करती है, स्क्रूटनी करके आपको जो है अपने ऑर्डर्स पास करती है। देखो सबसे नीचे अपना हवलदार है, हवलदार बोले तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। फिर उसके ऊपर आता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। फिर आता है अपना इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर देखो क्या आता है, असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर। फिर अपना आता है असिस्टेंट या फिर जॉइंट डायरेक्टर या फिर एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर। उसके ऊपर आप देखोगे तो आएगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आएगा डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। फिर इसके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इधर क्या आ गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। क्या हमें ये सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज याद करनी है? बिल्कुल याद नहीं करनी है, बस ये नॉलेज के लिए थी, इसको भूल जाओ। प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आती है। ठीक है, जब आप क्या करते हो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में असेसमेंट के नोटिस का रिप्लाई करते हो, उधर आपका जो है ये नॉलेज होनी चाहिए। अभी अपने कोर्स में या फिर आपके सब्जेक्ट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज आपसे ये पूछने नहीं बैठेगा कि भाई कौन सी सुप्रीम अथॉरिटी है वो आप हमें बताओ, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कौन कौन से लेवल्स होते हैं वो आप जो है हमें बताओ। ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, तो इसको जो है पढ़ के भूल जाओ। अपना मेन काम क्या है, देखो क्या दे रखा है। अपना मेन काम ये है कि भाई ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है ये इसकी पावर्स क्या है, कि भाई बेसिकली क्या क्या कर सकती हैं, राइट। तो देखो इसकी दो पावर्स दे रखी है, एक होती है जनरल पावर्स और एक होती है स्पेशल पावर्स। तो देखो जनरल पावर्स के अंदर क्या दे रखा है, जो अपन ऊपर अथॉरिटीज पढ़ी उनकी पावर क्या है, देसी पावर्स है। देसी बोले तो DECI देसी पावर्स है। डी का मतलब है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, मतलब वो बेसिकली क्या कर सकती है, आपका जो है इंस्पेक्शन कर सकती है। अच्छा, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ओनोथ, ये दूसरी पावर हो गई। तीसरा क्या है, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपसे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी मंगवा लेगी। चौथी पावर क्या है, इशूइंग कमीशन, मतलब आपको जो है ऑर्डर इशू कर देगी, समन इशू कर देगी कि भाई आप हमारे पास आओ, हम जो है आपका क्या करेंगे, बेसिकली आपको जो है अपना रिप्लाई देना पड़ेगा। तो जैसे हर्षद मेहता के स्कीम में समन आया था ना, हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था उसके अंदर हर्षद मेहता को समन आ गया था कि भाई आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। और फिर उसने क्या बोला था कि भाई आपने जो है 500 करोड़ का स्कैम करा है, आपने क्या करा है, 500 करोड़ का स्कैम करा है, क्या आपको याद है? तो हर्षद मेहता क्या बोलता है, हर्षद मेहता ये बोलता है कि आपके लिए 500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होगा, मेरे लिए 500 करोड़ तो बहुत छोटी मोटी चीज है, मैं तो इतने हजारों ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन कब करा था। तो उसको क्या कहते हैं बेसिकली अपन समन, कि भाई आपको बुला लिया रूम में बिठा लिया और क्या करेंगे, बेसिकली आपसे सवाल सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो क्या दे रखा है, पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन इफ नो प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो अपन ऊपर पावर्स पड़ी है ये किसी भी पर्सन से जो है किसी भी पर्सन पे अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, भले ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है। इतनी कहानी समझ में आई। अब एक और चीज समझना, अपन ने अपील्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई जो भी असेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हो, सीआईटी अपील्स में जा सकते हो या फिर जेसीआईटी अपील्स में जा सकते हो। तो ये भी बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का पार्ट है, फॉलोइंग आर आल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, ये जो अपन ऊपर ऑफिसर्स पढ़े इनको अपन क्या कहते हैं, बेसिकली असेसिंग ऑफिसर। टेक्निकली इनको जो है बेसिकली क्या कहा जाता है, असेसिंग ऑफिसर। बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपकी जो बेसिकली आपका जो केस है उसको क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। तो इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सबको मिला के असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर आपको कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई किसी भी लेवल का ऑफिसर आपका क्या हो सकता है, असेसिंग ऑफिसर हो सकता है, जो बेसिकली आपकी बैंड बजाने में लगा रहेगा। अब देखो क्या दे रखा है, वेयर द असेसिंग ऑफिसर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये जयपुर है, जयपुर में रोहन को असाइन कर दिया गया। रोहन को क्या बोला गया कि रोहन तेरा जुरिस्डिक्शन ये है, ये तू क्या करेगा, इधर के एसएससी की बैंड बजाएगा, इधर के एसएससी के धागे खोलेगा। ठीक है, ये किसको बोला गया, रोहन को बोला गया। अब मुझे बताओ रोहन का जुरिस्डिक्शन क्या है, जयपुर है। तो बेसिकली जो भी बंदा क्या कर रहा है, जयपुर में बिजनेस कर रहा है, या फिर जो भी बंदा जयपुर में क्या कर रहा है, बेसिकली रह रहा है, रेसिडेंस है, या फिर अगर कोई पर्सन है जिसके दो प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक दिल्ली में है और एक जयपुर में है, तो अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में है, तो ये जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर क्या क्या होगा, उस पर हक होगा। इतनी कहानी समझ में आई। तो देखो क्या दे रखा है, where the AO has been vested with a jurisdiction over an area within the limits of such area। ठीक है, तो रोहन को जयपुर का एरिया दे दिया गया कि ये shall have jurisdiction। ठीक है, तो रोहन के पास बेसिकली किसको हैंडल करने की पावर है, रोहन किसको पकड़ के ला सकता है कि भाई तेरा केस जो है मैं स्क्रूटनाइज करूंगा। तो जो बंदा क्या कर रहा है, बेसिकली बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है जयपुर में, या फिर अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है एक से ज्यादा एरिया में, तो अगर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, उस एरिया में है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन डिसाइडिंग विद इन दैट एरिया, जो उस जयपुर में रह रहा है। तो देखो अपन ने क्या देखा कि भाई एओ के पास किसके ऊपर जुरिस्डिक्शन रहेगा, जो उस एरिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, या फिर अगर एक से ज्यादा एरिया में कर रहा है तो अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, उस एरिया में है, या फिर कोई बंदा क्या कर रहा है, जयपुर के अंदर रेसिडेंट रिसाइड कर रहा है, मतलब रह रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो बेसिकली एओ का जुरिस्डिक्शन, एओ की पावर्स मैंने बता दी कि भाई एओ किसके ऊपर जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है।
तो जयपुर का एसेसिंग ऑफिसर तमिलनाडु के किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा आगे बढ़ो। तो क्या रखा है, टाइम लिमिट फॉर कॉलिंग इन क्वेश्चन द जुरिडिक्शन ऑफ एओ। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल जयपुर के एओ ने जयपुर के एओ ने तमिलनाडु के किसी पर्सन को ये कह दिया कि भाई मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, मैं तेरा असेसमेंट करूंगा, तो ये जो तमिलनाडु का एसएससी है वो कब तक क्वेश्चन कर सकता है, कब तक बेसिकली ऑब्जेक्शन उठा सकता है, वो ये कह रहा है। तो देखो अगर आपने आरओआई फाइल करी थी, और आपको 142 सबसेक्शन 1 या फिर 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू हुआ था, जो अपन ने कहाँ पे देखा था, असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में देखा था। तो ये जो नोटिस इशू हुआ था उसके विद इन 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि भाई तो आप एसएससी ऑफिसर को क्या बोल सकते हो कि भाई तेरा जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, जयपुर में है, मैं तेरे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता हूँ, तो तू जो है मेरा असेसमेंट नहीं कर सकता। तो आप ये ऑब्जेक्शन कब तक उठा सकते हो, देखो क्या दे रखा है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन आपको नोटिस मिल गया उसके विद इन 1 मंथ में, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज समझना, आपने आरओआई फाइल नहीं करी थी, आपको 142 सबसेक्शन का नोटिस इशू हुआ था, या फिर आपका बेस्ट जजमेंट का जो है बेसिकली शो कॉज नोटिस इशू हुआ था अंडर 144, या फिर 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है जो अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसका नोटिस इशू हुआ था। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्शन कब तक उठा सकते हो, तो देखो क्या रखा है, टाइम अलाउड बाय द नोटिस तो नोटिस जो आपके इशू हुआ था उसमें आपको रिप्लाई करने का कितना समय दिया गया था, उसके उतने समय में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू हुआ था कि बेसिकली आप 7 दिन के अंदर रिप्लाई करो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 7 दिन के अंदर जो है ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। तो टाइम अलाउड बाय द नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1 और 148 फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और बाय द नोटिस अंडर फर्स्ट प्रोविजन टू 144 टू शो कॉज व्हाई द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुड नॉट बी मेड व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो बेसिकली आपने आरओआई फाइल नहीं करी थी, इन तीनों में से कोई भी अगर आपको नोटिस इशू हो गया है, इन तीनों में से कोई भी व्हिचएवर इज अर्लियर है ना, कोई भी नोटिस इशू हो गया है, तो उसमें जितना समय आपको दिया गया था, किस बात का समय, आपको रिप्लाई करने का समय दिया गया था, उतने समय में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अच्छा, आप पर सर्च कंडक्ट हुई थी, अभी अपन सर्च एंड रिक्वेशन देखेंगे, उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट आपको करा दूंगा। हाँ। अच्छा एक और चीज देखो क्या रखा है, इन केस वेयर द आईटीए इनकम टैक्स अथॉरिटी सक्सीड्स अनदर इनकम टैक्स अथॉरिटी। क्या मतलब है, देखो समझना, ये रोहन एसेसिंग ऑफिसर था, ये रोहन क्या था, एसेसिंग ऑफिसर था। 3 महीने बाद इसने बेसिकली क्या करा, इसने बेसिकली एक एसएससी को पकड़ के लेके आया और उसका तबला बजा रहा था, ठीक है, मतलब उसका असेसमेंट कर रहा था। 3 महीने बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 3 महीने बाद बेसिकली इसकी हो गई डेथ। तो मुझे एक चीज बताओ, रोहन क्या कर रहा था, बेसिकली रोहन किसी बंदे का तबला बजा रहा था, 3 महीने के अंदर क्या हो गई, 3 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई। अच्छा ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ नहीं, तो बेसिकली होगा क्या कि रोहन की जगह कोई दूसरा असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई। तो देखो वही दे रखा है, इन केस वेयर द इनकम टैक्स अथॉरिटी सक्सीड्स अनदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब रोहन की जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट करा गया है, हु सीजेस टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली वो मर गया था, मरने की वजह से वो क्या हो गया, उसकी पावर सारी खत्म हो गई, उसका जुरिसडिक्शन खत्म हो गया। तो सक्सेसिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी जो रोहन की जगह अपॉइंट करी गई है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो भी प्रोसीडिंग्स थी, जो भी ये वाली प्रोसीडिंग थी, इसको कंटिन्यू कर देगा। तो वो क्या रखा है, सक्सेसिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी may continue proceedings from the stage at which the proceedings was left by the predecessor। इतनी कहानी समझ में आ गई। मतलब रोहन ने जहां पर ये असेसमेंट छोड़ा था, नया जो असेसिंग ऑफिसर आएगा वो उसको उधर से ही जो है कंटिन्यू कर देगा। लेकिन मेरे बात बड़े ध्यान से समझना, एसएससी के पास एक ऑप्शन होता है, इन केसेस में क्या ऑप्शन होता है कि जैसे ही नया ऑफिसर अपॉइंट होता है ना, तो वो नए ऑफिसर को ये कह सकता है कि जो आपका पुराना ऑफिसर था ना, उसने जो है जांच पड़ताल ढंग से करी नहीं है, तो आप क्या करो, वापस शुरू से जांच पड़ताल करो। तो क्या दे रखा है एसएससी, जो एसएससी वो क्या डिमांड कर सकता है, एसएससी डिमांड कर सकता है दैट बिफोर द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग, कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है इसको कंटिन्यू करने से पहले जो प्रीवियस असेसिंग ऑफिसर ने प्रोसीडिंग कंप्लीट करी थी आदि, उसको क्या करो, रीओपन करो, रीहियर करो बिफोर पासिंग एनी असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट हिम। मतलब बेसिकली जो एसएससी है वो ये कह सकता है कि भाई आप कंटिन्यू करने से पहले जो भी प्रीवियस ऑफिसर ने मेरा तबला बजाया था, उसको एक बार क्या करो, उसको बेसिकली एक बार रीओपन करो और चेक करो कि भाई उसने सब कुछ सही करा है कि नहीं करा है। एसएससी डिमांड कर सकता है कि भाई रीओपन करो, रीहियर करो। ठीक है, मतलब वो कह सकता है कि भाई आप वापस जांच पड़ताल करो, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि जो पिछले वाला एसेसिंग ऑफिसर था उसने जो है मेरे फायदे के अंदर काम करा है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सक्सीड कर जाता है तो उसके केस में क्या होगा, जो सक्सेडिंग इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो सक्सेडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो बेसिकली क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग को। लेकिन एसएससी के पास एक ऑप्शन है, एसएससी ये कह सकता है कि भाई जो भी प्रीवियस एसेसिंग ऑफिसर ने काम करा है आप उसको क्या करो, वापस काम करो, क्योंकि मुझे जो है सही नहीं लग रहा था वो बंदा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने जनरल पावर्स देख ली, ठीक है, जनरल पावर्स अपन ने देख लिया। अब अपन देख रहे हैं कुछ स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स बोले तो पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। नमस्ते अंकल जी, मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचाने सनी सनी सनी। तो बेसिकली जो अकाउंटेंट है वो कहेगा क्या, ये जो बंदा सर्च करने आया ये सनी नहीं शनि है, ये आपका क्या करेगा, बैंड बजाएगा। तो पावर ऑफ सर्च एंड सीजर,
ठीक है, तो सर्च का मतलब आप समझते हो ना, सर्च का मतलब ये है कि भाई दया की तरह वो दया जैसे एक ऑफिसर को लेके आएगा, दरवाजा तोड़ेगा और आपके ऑफिस में घुस जाएगा और क्या करेगा, सर्च करने लग जाएगा। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई सर्च कब कब हो सकती है। तो देखो सीधी सी बात ये है कि अपन ने क्या करा था 142 सबसेक्शन 1 के अंदर एक नोटिस पढ़ा था असिस्टेंट प्रोसीजर में, जिसमें असिस्टेंट ऑफिसर क्या कहता है, भाई बुक्स आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट हमें दो, या फिर क्या करो बेसिकली आप आरओई फाइल करो। उधर अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट ऑफिसर को नहीं देते हो, मतलब इज्जत से नहीं दोगे, तो फिर वो क्या करेगा, दया को लेके आएगा, दरवाजा तोड़ेगा और किताबें ले जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, किसी पर्सन को 142 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या हुआ था, नोटिस इशू करा गया था, या फिर समन का ऑर्डर इशू किया गया था, समन का ऑर्डर इशू किया गया था, लेकिन आपने जो है उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करा। तो एनी पर्सन टू whom notice under 142 subsection 1 या फिर summon under 131 to issued to produce the books of accounts or documents and SSC failed to produce such books of accounts and document। तो बेसिकली नोटिस इशू करा गया था किस बात का, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करो, आपने प्रोड्यूस नहीं करा, तो बेसिकली वो क्या करेगा बंदा, वो जो है सर्च करके दरवाजा तोड़ेगा और बेसिकली क्या करेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले जाएगा। अच्छा अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि जो हम ऊपर वाला नोटिस इशू करेंगे तो सामने वाला बंदा किसी भी केस में कंप्लाई नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली सर्च कर देगा। तो देखो एनी पर्सन टू हुम नोटिस अंडर दिस एंड दिस माइट बी इशूड, हम इशू करेंगे तो प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एसएससी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो ऊपर हमने क्या करा, बेसिकली नोटिस इशू करा, लेकिन सामने वाले ने एसएससी ने जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। उसका पॉइंट ये कह रहा है कि भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि भाई मैं नोटिस इशू करूंगा भी ना, तो भी सामने वाला बंदा जो है मेरे नोटिस का कंप्लाई नहीं करेगा, तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, सर्च कर देगा। या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि भाई आपके पास एक ऐसी मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, या फिर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है जिसपे आपने जो है टैक्स पे नहीं करा है, मतलब आपके पास ब्लैक का कुछ माल पड़ा है। तो किसी पर्सन के पास, एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ दीज थिंग्स एंड सच एसेट्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड या वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, मतलब बेसिकली आपके पास कोई ऐसी चीज पड़ी है, आपके पास ब्लैक का पैसा पड़ा है, कोई ऐसी ज्वेलरी पड़ी है, फिर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग पड़ी है जिसपे आपने जो है बेसिकली टैक्स पे नहीं करा है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, रीजन टू बिलीव shall not be disclosed to any person or authority or ITED। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये रोहन है, रोहन बहुत पैसा कमा रहा था, रोहन जो है बहुत पैसा कमा रहा था और ब्लैक का बहुत उसके पास पैसा पड़ा था, इतनी कहानी समझा गई। रोहन का एक रिश्तेदार था जो रोहन से जलने लग गया, तो रोहन ने क्या करा, इनकम टैक्स अथॉरिटी में कंप्लेन कर दी। इस बात की कंप्लेन कर दी कि भाई इसके पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा है, इसमें आपको जो है टैक्स पे नहीं करा है, आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसकी बात सुन के क्या करा, मेरे घर पे जो है रेड मार दी, सर्च कर दी। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब सीधी सी बात यह है कि जब सर्च हुई तो सर्च के अंदर बेसिकली क्या हुआ होगा, सर्च के अंदर जो है वही ब्लैक का माल मिला होगा। ठीक है, तो ब्लैक का माल मिल गया। अब बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने इस बंदे को बोला कि भाई आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। तो बेसिकली जो रीजन टू बिलीव है, मतलब जो अथॉरिटी बेसिकली क्या कर रही है, सर्च कर रही है, उसको रीजन टू बिलीव डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा, अगर वो डिस्क्लोज कर देगा तो रोहन को पता चल जाएगा कि भाई रोहन के रिश्तेदार ने क्या करी है, कंप्लेंट करी है। तो बेसिकली जो रीजन टू बिलीव होता है वो आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर अपील किसको चली जाती है, सीआईटी अपील्स को चली जाती है, फिर आईटेट को चली जाती है। तो सीआईटी अपील्स और आईटेट को आपको रीजन टू बिलीव बताने की जरूरत नहीं है। तो सीआईटी अपील्स या फिर आईटेट, सीआईटी अपील्स या आईटेट जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी से रीजन नहीं मांगेगी। ठीक है, वो आपसे जो है रीजन नहीं मांगेगी कि भाई आपने सर्च किस बेसिस पे करी, अगर सर्च करी है ब्लैक का पैसा मिल गया तो उसके बेसिस पे प्रोसीडिंग तो होगी। अच्छा रीजन टू बिलीव क्यों नहीं अपन मांग रहे, ताकि जिस बंदे ने जो है इन्फॉर्मेशन दी है उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट गाइस, अब देखो अपन ने ये देख लिया कि भाई सर्च सर्च किस किस केसेस में हो सकती है। अच्छा अब आपके घर पे रेड पड़ गई है, आपके घर पे क्या पड़ गई, रेड पड़ गई है। तो बेसिकली जिस बंदे ने रेड करी है, जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है, ठीक है, तो ऑथराइज ऑफिसर वो क्या कर सकता है, देखो वो आपकी क्या करेगा, बिल्डिंग में घुस जाएगा, एंटर कर सकता है, किधर, बिल्डिंग में घुस जाएगा और सर्च करने लग जाएगा। तो एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग प्लेस वेसल व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट जहां पे उसको लगता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मनी आर केप्ट। इतनी कहानी समझाई। अगर आपने जो है बेसिकली दरवाजा खोला नहीं तो क्या करेगा, दया को लेके आएगा और दरवाजा तोड़ देगा। इतनी कहानी समझा गई। अच्छा वो बेसिकली क्या करेगा, जहां पर भी रेट पड़ी है तो उधर जो भी पर्सन होंगे उसको भी क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। अच्छा हो सकता है कि भाई मेरे घर पे रेट पड़ी तो मैंने क्या करा, मेरे घर पे एक दोस्त आया हुआ था, मैंने उसकी जेब में जो है ब्लैक का पैसा डाला, बोला तू ले जा। वो जो बंदा है ना, मेरा जो दोस्त है ना, उसे भी क्या कर सकता है, बेसिकली ऑफिसर सर्च कर सकता है। अच्छा अगर आपके बुक्स और डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो बेसिकली आपसे क्या मांग सकता है कि भाई पासवर्ड दो, आप अपना पासवर्ड दो। ठीक है, हम जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करेंगे। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपके जो बुक्स अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, मनी बुलियन ज्वेलरी फिर एक्सेट्रा फाउंड अंडर सर्च, सर्च के दौरान, रेट के दौरान जो भी आपको ब्लैक का पैसा मिला है उसको क्या कर लेगा, बेसिकली सीज कर लेगा। उसको बेसिकली क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई आपको। लेकिन ध्यान रखना, आपका स्टॉक इन ट्रेड वो सीज नहीं कर सकता। ठीक है, आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है, आपके बिजनेस का जो इन्वेंट्री है उसको सीज नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमने ये देखा कि भाई सर्च के दौरान क्या क्या पावर्स हैं ऑथराइज ऑफिसर के पास। अब एक और चीज समझना, आपकी अगर किताबें सीज कर ली गई है, आपकी जो बुक्स अकाउंट्स है उसको जब्त कर लिया गया है, उसको जो है रिटर्न करना पड़ेगा, विल बी रिटर्न विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो जैसे ही आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है,
असेसमेंट बोले तो मतलब जैसे ही आपका ऑर्डर पास हो जाता है, नोटिस ऑफ डिमांड का ऑर्डर पास हो जाता है, उसके विदिन 30 डेज में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करे गए थे, जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करा गया था, उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एसएससी को रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात समझना, जो ऑथराइज ऑफिसर है वो बेसिकली क्या बोल सकता है कि भाई मैं जो है क्या करने जा रहा हूँ, रोहन के घर पे रेड करने जा रहा हूँ, मुझे जो है पुलिस ऑफिसर मेरे पास, मेरे साथ जो है 2-3 पुलिस ऑफिसर रख दो। तो हो सकता है कि भाई रोहन ने बॉडीगार्ड बिठा के रखे हो और एक रेड करने बंदा आया तो मैंने बॉडीगार्ड से उसको पिटवा दिया तो बेसिकली ऐसा ना हो, इसलिए जो ऑथराइज ऑफिसर है वो बेसिकली क्या करता है, पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेके जा सकता है। तो अपने साथ वो क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को लेके जा सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को लेके जा सकता है, या फिर कोई भी पर्सन विच इज अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू असिस्ट हिम ड्यूरिंग द सर्च। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जिस बंदे को रेड के लिए ऑथराइज करा गया है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑथराइज ऑफिसर कहते हैं। जो जिस असेसिंग ऑफिसर को सर्च के लिए ऑथराइज करा गया है उसको क्या कहते हैं, अपन ऑथराइज ऑफिसर कहते हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, सर्च के दौरान क्या प्रिजम्पशंस लिए जाते हैं। प्रिजम्पशंस का मतलब है, प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि भाई रोहन के घर पे रेड हुई, रोहन के घर पे रेड हुई और रोहन के घर पे जो है 1 करोड़ का ब्लैक में पैसा मिला। रोहन ये कहेगा कि भाई ये तो मेरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ये कहती है कि अगर आपके घर पे सर्च हुई है, जो भी चीज आपके घर पे मिली है, हम ये मानेंगे किसकी है, आपकी है, तो दे बिलोंग टू सच पर्सन। अच्छा रोहन के घर पे एक किताब मिली और रोहन ने किताब में लिख रखा था कि भाई मैंने जो है बेसिकली क्या करा है, 1 करोड़ रुपए का माल किसी को बेचा है और उसमें मैंने टैक्स नहीं पे करा है। तो ये माना जाएगा कि भाई कंटेंट सही है, मतलब भले ही आपने झूठ फूट में लिख दिया हो लेकिन सरकार ये मानेगी कि भाई ये सही है। अब एसएससी पे जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे सरकार को कि भाई गलत है। अच्छा सिग्नेचर या फिर अदर पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच सीम्स टू बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन आर इन दैट पर्सन का हैंडराइटिंग। तो अगर मेरी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है या फिर मेरी हैंडराइटिंग किसी ने कॉपी करके कुछ लिख दिया तो ये माना जाएगा कि वो हैंडराइटिंग किसकी है, मेरी है। तो ये क्या हो गया, प्रिजम्पशंस ड्यूरिंग सर्च। तो सर्च के दौरान कुछ प्रिजम्पशंस लिए जाते हैं, वो अपन ने देख लिए। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, किसी पर्सन ने मेरे घर पे क्या कर दी, सर्च कर दी, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन था ही नहीं। किसी बंदे ने मेरे घर पे सर्च कर दी और उसका जुरिस्डिक्शन था नहीं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो भी उसने क्या करा है, बेसिकली माल सीज करा है मेरे घर से, वो वो क्या करे, उस ऑथराइज ऑफिसर को हैंड ओवर कर दे जिसका मेरे ऊपर क्या था, जुरिस्डिक्शन था। तो मैं जयपुर में रहता हूँ, और ये जयपुर का एओ है। एक तमिलनाडु का जो एओ है, एक तमिलनाडु का जो है वो मेरे घर पे क्या कर दिया, बेसिकली सर्च कर गया, वो मेरे घर पे बेसिकली सर्च करके चला गया। अब उसने जो है सामान जो जब्त करा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, विद इन 60 डेज इस एओ को क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा जिसका मेरे ऊपर जुरिस्डिक्शन है। अब पढ़ो देखो क्या दे रखा है, अगर एओ हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन सर्च्ड बाय हिम और इफ ही फाउंड बुक्स एक्सेट्रा ऑफ अदर पर्सन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को हैंड ओवर करना पड़ेगा बुक्स एक्सेट्रा टू द एओ हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर सच पर्सन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्च वाज कंप्लीटेड। तो जैसे ही सर्च कंप्लीट हो गई उसके विद इन 60 डेज में उसको क्या करना पड़ेगा, एओ को हैंड ओवर करना पड़ेगा जिसका जुरिस्डिक्शन है रोहन के ऊपर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज समझना, हमने एक चीज समझी है कि भाई सर्च के दौरान क्या हो सकती है, आपके जो एसेट्स हैं वो जब्त कर लिए जा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीजें जिसको हम जब्त कर ही नहीं सकते, फॉर एग्जांपल एसएससी ने जो है, सॉरी एओ ने आपके घर पे सर्च करी, एओ ने आपके घर पे सर्च करी और बेसिकली उसको ये पता चला कि जो बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है ना पूरी ब्लैक में बनी हुई है, ये जो बिल्डिंग है ना क्या बनी हुई है, पूरी ब्लैक में बनी हुई है। ठीक है, इस पे आपने टैक्स पे नहीं करा है, इस पे जो आपने खर्चा करा है उस पर आपने जो है टैक्स पे नहीं करा है। तो सीधी सी बात है, बिल्डिंग तो वो सीज करके लेके जा नहीं सकती ना, तो वो क्या करेगी, डीम या फिर कंस्ट्रक्टिव सीजन मान लिया जाएगा। तो अगर पॉसिबल नहीं है टू टेक द फिजिकल पोजीशन ड्यू टू वॉल्यूम वेट या फिर नेचर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसको जो है डीम्ड या फिर कंस्ट्रक्टिव सीजन मान लिया जाएगा। तो बेसिकली हम उस पर जैसे बिल्डिंग पे हम क्या करेंगे, ताला लगा देंगे और एक मोहर लगा देंगे कि हमने क्या कर लिया, सीज कर लिया। तो जो चीज आप लेके जा नहीं सकते, जो चीज इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने साथ लेके नहीं जा सकती, उस पर वो क्या कर सकती है, डीम्ड या फिर कंस्ट्रक्टिव सीजर कर सकती है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, रोहन के घर पे रेड हुई, रोहन के घर पे रेड हुई, 10 करोड़ की एक ज्वेलरी मिली, 10 करोड़ की ज्वेलरी मिली। रोहन कहता है कि भाई ये ज्वेलरी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। अच्छा रोहन कहता है कि भाई ये ज्वेलरी मेरी नहीं किसकी है, मेरे भाई की है, और इस मेरे भाई ने जो है इस पे क्या करा है, टैक्स वैक्स पे कर दिया है। अच्छा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसने मेरे मेरे ऊपर क्या करी है, रेड करी है। अच्छा उसको लग भी रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन उसको डाउट भी है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, तो वो कंफ्यूजन में है। तो बेसिकली क्या करेगा, वो ये बोल देगा कि भाई इस ज्वेलरी पे हम क्या लगा देते हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा देते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ रेस्टेंट लगा देते हैं। मतलब इसको बेसिकली आप बेच नहीं सकते, इस पे हमने जो है क्या कर दिया है, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिया, जब तक कि हमारे पास पूरा सच सामने नहीं आ जाता, आप इसको अपने पास ही रखोगे। अब देखो क्या दे रखा है, नॉट पॉसिबल टू टेक फिजिकल पोजीशन फॉर एनी अदर रीजन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई नॉट पॉसिबल टू टेक फिजिकल पोजीशन फॉर एनी अदर रीजन। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको कंफ्यूजन है कि भाई एक्चुअल में ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर सर्व करेगा, मी सर्व एन ऑर्डर टू द ओनर दैट ही शैल नॉट डील विद सच एसेट विदाउट द अप्रूवल। मतलब बिना पूछे आप उस एसेट को बेच नहीं सकते, बिना पूछे उस एसेट को गायब नहीं कर सकते। लेकिन देखो ये ऑर्डर मैक्सिमम 60 डेज के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या देखा है, सच ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
अच्छा एक और चीज समझना, हमने ये ऑर्डर सर्व करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने जो है वो आपका आर्टिकल क्या कर लिया, सीज कर लिया है। हमने सीज नहीं करा है, बस एक जो है क्या करा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज समझना, सर्च के दौरान जो आपकी प्रॉपर्टी मिली है, सर्च के दौरान आपके जो भी एसेट्स मिले हैं उसको क्या कर सकता है, बेसिकली एओ एसेसिंग ऑफिसर बेच सकता है। तो प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये तो बेसिकली प्रॉपर्टी को हम अटैच करें, बेचने वाला पॉइंट ये आ गया इधर, बेचने वाला पॉइंट ये रहा। तो एप्लीकेशन ऑफ एसेट सीज्ड और एक्विजिशन, ठीक है, तो ये बेचने वाला पॉइंट अपन थोड़ी देर आगे देखेंगे। ये वाला पॉइंट देखो क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच्ड, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, रोहन के घर पे रेड हुई, रोहन के घर पे रेड हुई और जो है बहुत सारा ब्लैक का पैसा मिला। अच्छा असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई अगर मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपना असेसमेंट ऑर्डर 1 महीने बाद पास करूंगा, या फिर असेसमेंट ऑर्डर को पास करने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। जब तक मैं 1 महीने में क्या करूंगा, बेसिकली ऑर्डर वॉर्डर पास करूंगा, ये बंदा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर्टी वॉर्टी बेच के विजय माल्या बन जाएगा, भाग जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, तो मेरी कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसको अटैच कर लेगा। किस बात के लिए अटैच कर लेगा, ताकि बेसिकली वो क्या कर सके, रिकवरी कर सके टैक्स वैक्स की। तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और सीजर और विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्च वाज कंप्लीटेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ पीडीजी, डीजी, पीडी या फिर डी। तो ये कौन सी अथॉरिटी देख लो, देखो ये रही पीडीजी या फिर पीडी, सॉरी पीडीजी, डीजी, पीडी या फिर डी। मतलब इनके अप्रूवल लेके वो बेसिकली क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच क्यों कर रहा है वो, ताकि बेसिकली अगर सामने वाला बंदा टैक्स वैक्स पे नहीं करेगा तो एसेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को बेच देगा और जो भी अमाउंट आएगा उससे अपना टैक्स रिकवर कर लेगा। अब देखो क्या दे रखा है, अबव अटैचमेंट शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी अटैच करी तो उसके विद इन 6 month तक ये अटैचमेंट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब आगे आगे देखो क्या दे रखा है, जिस असेसिंग ऑफिसर ने आपकी प्रॉपर्टी अटैच करी है वो क्या कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। तो रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर कैन बी मेड फॉर डिटरमिनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर को चेक करना है कि इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई आप पे जो है 10 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी आएगी। अच्छा असेसिंग ऑफिसर को आपकी प्रॉपर्टी मिली लेकिन उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो वो क्या कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर कैन बी मेड फॉर डिटरमिनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू, कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 करोड़ आई तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई डिमांड 10 करोड़ की निकलेगी, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर ये बंदा पे नहीं करेगा मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को बेच के डिमांड को रिकवर कर लूंगा। अच्छा जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसको अपनी रिपोर्ट कितनी देर में सबमिट करनी पड़ेगी, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखो कौन कौन सी अथॉरिटी सर्च को ऑथराइज कर सकती है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी अथॉरिटी सर्च को ऑथराइज कर सकती है। ये वाली जो अथॉरिटीज है ना, ये वाली जो फर्स्ट 2 अथॉरिटीज है, ये बेसिकली सर्च को ऑथराइज कर सकती है। इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो ये जो अथॉरिटीज है, ये जो अपन ऊपर अथॉरिटीज पढ़ी है, ये बेसिकली सर्च को ऑथराइज करेगी और ये बोलेगी, ये किसी असेसिंग ऑफिसर को बोलेगी कि जाओ भाई रेड मार के आओ। अब एक और चीज समझना, तो मैंने आपको जो उधर डब्बा बनाया वो ये वाली सारी अथॉरिटीज हो गई। अब देखो क्या दे रखा है, एसीएडी या जेसीजेडी, एसीएडी या फिर जेसीएडी सर्च को ऑथराइज कर सकते हैं ओनली इफ दे आर एम्पावर्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो क्या दे रखा है, एसीएडी जेसीजेडी, क्या आ गया, एसी एडिशनल कमिश्नर, या फिर एसी एसी एसी, ये आ गया एसी, और ये आ गया एडी, एसी एडी जेसी जेडी, जेसी और जेडी, ठीक है। तो ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, इन अथॉरिटीज को आप याद भी नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, मैंने आपको बताया। ये बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि भाई सर्च कौन ऑथराइज कर सकता है, ये एक अटेम्प्ट में, ठीक है, 15-20 साल में एक अटेम्प्ट में जो है ये बेसिकली टेस्ट करा गया था। तो जनरली ये टेस्ट करता नहीं है, इसलिए आप इतना दिमाग मत लगाना, बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ए बी सी डी में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ए बी सी डी कौन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि भाई ए डी जेसी जेडी, जेसी जेडी, ठीक है। तो ए फॉर एसी बोले तो असिस्टेंट कमिश्नर, तो एसी एडी असिस्टेंट कमिश्नर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, जीसी जेडी जॉइंट कमिश्नर या फिर जॉइंट डायरेक्टर। ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली सर्च को ऑथराइज कर सकते हैं, लेकिन किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इस बादशाह की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिविलिटी कौन है, बादशाह है, अंदाज मेरा सबसे बुरा मैं बादशाह हूँ का बादशाह। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, बादशाह है। तो बेसिकली ये तो अप्रूवल दे सकते हैं किसकी, सर्च की। लेकिन अगर एसी एडी जेसी जेडी, एसी एडी या फिर जेसी जेडी को क्या करना है, सर्च को ऑथराइज करना है, तो उसको भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, सिविलिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अंदाज मेरा सबसे बादशाहों का बादशाह। ऑलराइट, तो अपन ये देख लिया कि भी सर्च कौन ऑथराइज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो क्या रखा है, पैनल प्रोविजंस फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड ड्यूरिंग द सर्च। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई रेड में अगर हमने क्या करी, आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ ली है,
मतलब ब्लैक की इनकम पकड़ ली जिस पे आपने टैक्स वैक्स पे नहीं करा है, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, देखो दे रखा है 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम। भाई साहब सोचो, 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपको जो है ब्लैक मनी पकड़ा गया है, तो 1 करोड़ तो आपसे जब्त करा ही जाएगा, उसके अलावा आपसे जो है 60% इसकी पेनल्टी भी ली जाएगी। तो 1 करोड़ का 60% कितना हो गया, 60 लाख की आपको पेनल्टी देनी है। तो ये जो 1 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है, इस पे जो टैक्स इंटरेस्ट लगता है वो तो आपको पे करना ही है, उसके अलावा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जो 60% की पेनल्टी है ना, ये बेसिकली कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी, 30% हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अनडिस्क्लोज इनकम इज एडमिटेड ड्यूरिंग सर्च इन सेटलमेंट इन स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर 132 सबसेक्शन 4। तो बेसिकली सर्च के दौरान सर्च के दौरान बेसिकली एसएससी क्या करता है, सर्च के दौरान जो एसएससी है वो ये कहता है कि भाई ठीक है मैं एडमिट कर लेता हूँ कि भाई ये जो है क्या है, ब्लैक का पैसा है। इतनी कहानी समझाई। अच्छा, एसएससी एक्सप्लेन कर देता है मैनर इन विच द सच सम वाज ड्राइव्ड। तो एसएससी जो है असेसिंग ऑफिसर को बता देता है, एसएससी असेसिंग ऑफिसर ईओ को बता देता है कि भाई मैंने जो है ये ब्लैक का पैसा इस तरह से कमाया है। तो उसने सबसे पहले तो क्या करा, एडमिट करा कि हाँ चलो ठीक है मैं मानता हूँ, मैं ठीक है मानता हूँ कि भाई ये मेरा क्या है, ब्लैक का पैसा है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसने एडमिट करा, फिर उसने बता दिया कि भाई मैंने किस तरह से पैसा कमाया था, ब्लैक का पैसा। एंड नंबर 2, फिर वो कहता है कि भाई आप क्या करोगे, टैक्स वैक्स पे करोगे, टैक्स पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिस्क्लोज इनकम। तो जो भी अनडिस्क्लोज इनकम है, जो भी अनडिस्क्लोज इनकम है उस पर आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझाई। अच्छा देखो, सर्च हुई, सर्च के दौरान कुछ अनडिस्क्लोज इनकम मिली है, ठीक है। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको प्रूव करने में लग जाएगा। तो सरकार ने ये कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, अगर आप चला के एडमिट कर देते हो कि भाई हाँ ठीक है मैंने कमाई है, तो आप क्या कर सकते हो, 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम पे पेनल्टी पे करके बच जा सकते हो। तीसरी कंडीशन देखो क्या दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले तो उसने एडमिट करा, फिर असेसिंग ऑफिसर को बता दिया कि भाई मैंने इनकम किस तरह से कमाई थी। फिर उसने क्या करा है, टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया, इस अनडिस्क्लोज इनकम में जो भी टैक्स और इंटरेस्ट बनता है वो पे कर दिया है। और उसने आरओई फर्निश कर दी है, आरओई फर्निश कर दिए फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर डिक्लेयरिंग सच अनडिस्क्लोज इनकम ऑन बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। क्या मतलब है कि जब उसने क्या करा है, जब वो अपनी आरओई भरेगा तो उस आरओई में क्या करेगा, उस अनडिस्क्लोज इनकम को इंक्लूड कर देगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या दे रखा है, फर्निश कर देता है आरओई फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब है, वो आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आपका फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर चल रहा है 2023-24। अच्छा, आरओई की ड्यू डेट अज्यूम करो, आरओई की ड्यू डेट क्या है, आरओई की ड्यू डेट है अपनी, अज्यूम करते हैं अपन 31 अक्टूबर 2024। आपकी सर्च जो है इस बीच में हो गई, ठीक है। तो अपनी बीच की एक डेट लेते हैं, 1 जून को आपको जो है आपके घर पे रेट पड़ गई, 1 जून को आपके घर पे रेट पड़ गई और आपके घर पे जो है 10 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम मिली है। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी पेनल्टी 30% हो जाएगी, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब जिस दिन सर्च हुई है उस दिन आपको जो है असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये अनडिस्क्लोज इनकम है। इस पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखो क्या रखा है, टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड फर्निश करनी पड़ेगी आरओई फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर डिक्लेयरिंग सच अनडिस्क्लोज इनकम। अच्छा, आपने क्या एडमिट करा, आपने ये एडमिट करा कि जो 10 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है ना, ये मैंने कब कमाई है, प्रीवियस ईयर 23-24 में कमाई है। कब कमाई है, बेसिकली प्रीवियस ईयर 23-24 में कमाई है। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रीवियस ईयर 23-24 के रिटर्न कब भरोगे आप, प्रीवियस ईयर 23-24 के रिटर्न भरोगे 31/2024 को, 31/10/2024 को। तो देखो क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब है विच हैज जस्ट एंडेड बिफोर द डेट ऑफ सर्च। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो अपन ये देख रहे थे कि भाई स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है। स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब है कि डेट ऑफ सर्च के पहले कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ था, उसकी आरओई की डेट अभी तक निकली नहीं है और आपने अभी तक आरओई फाइल करी नहीं है, ठीक है। तो अगर एसएससी ये कहता है कि भाई एसएससी बेसिकली ये कहता है कि जो अनडिस्क्लोज इनकम है ये मैंने प्रीवियस से 2023-24 में कमाई है, तो आपको जो है अपनी आरओई कब तक फाइल करनी पड़ेगी, आपको जो है आरओई फाइल करनी पड़ेगी 31 अक्टूबर तक। इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो स्पेसिफाइड प्रीवियस का मतलब क्या है, विच हैज जस्ट एंडेड बिफोर द डेट ऑफ सर्च बट द डेट ऑफ फर्निशिंग आरओई, बट द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओई फॉर सच ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड बिफोर द डेट ऑफ सर्च। मुझे बताओ, सर्च हुई थी 1 जून को, प्रीवियस था मेरा 23-24, तो सर्च के पहले आरओई की डेट एक्सपायर हुई है क्या, नहीं हुई है, और अभी तक आपने आरओई भी नहीं भरी है। एंड द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड आरओई फॉर सच प्रीवियस बिफोर द डेट ऑफ सर्च। तो मतलब बेसिकली एसएससी क्या करेगा, एसएससी बोलेगा कि हाँ मैंने ये 10 करोड़ की ब्लैक मनी पैसा कमाया है, एसएससी बोलेगा कि भाई मैंने 2023-24 में कमाया है। एंड एसएससी क्या करेगा, अपनी आरओई में इसको फर्निश करके इस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देगा। अच्छा, आरओई कब तक भरनी है, तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई आरओई कब तक भर सकते हो, ड्यू डेट तक भर सकते हो, या फिर अपन अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो है आपको जो है नोटिस इशू होता है। तो उस नोटिस में आपको क्या बोला जाता है, उस नोटिस में आपको ये बोला जाता है कि भाई आप क्या करो, प्रीवियस से 23-24 की क्या करो, वापस आरओई भरो, प्रीवियस से 23-24 की आरओई भरो। तो अगर 148 में नोटिस इशू कर रखा है और ये कह रखा है कि भाई आपको आरओई बनी है कब तक, 31 जुलाई तक, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 31 जुलाई तक आरओई को भरना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, ड्यू डेट या फिर डेट ऑन विच द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एज द केस में भी एक्सपायर्स। इतनी कहानी समझ में आई। वापस एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई सर्च हुई कब, सर्च हुई 1 जून 2020 को, ठीक है। 10 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई। आपने ये कहा कि भाई मैंने कमाई थी 23-24 में,
अच्छा, सरकार ये कहती है भाई आप क्या करो, अगर आप क्या कर देते हो इसको आरओई में इंक्लूड करके इस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हो तो हम आपसे सिर्फ 30% की पेनल्टी लेंगे। अच्छा, ये जो प्रीवियस है 23-24 इसकी आरओई की डेट क्या है, आरओई की ड्यू डेट है 31/10/2024। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि भाई जो है मैं क्या कर सकता हूँ 31/10/2024 तक, 31/10/2024 तक आरओई में इस इनकम को इंक्लूड करके टैक्स और इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको 148 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस इशू हुआ था और उसके अंदर आपको ये कह रखा है कि भाई आपको जो है आरओई फर्निश करनी है कब तक, प्रीवियस है 23-24 की आरओई आपको फर्निश करनी है 31 जुलाई तक। ठीक है, तो आपको जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स और इंटरेस्ट है इस अनडिस्क्लोज इनकम पे वो कब तक पे करना पड़ेगा, 31/7/2000 एक्स 31/7/2024 तक पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दी कि स्पेसिफाइड डेट का मतलब एक ड्यू डेट, या फिर अगर नोटिस इशू करा गया था तो नोटिस में जब तक कहा गया था कि भाई आपको आरओई बनी है विच एवर इज अर्लियर, आपको जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आरओई भर के टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड प्रीवियस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड प्रीवियस समझ में आ गया होगा, स्पेसिफाइड डेट समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या दे रखा है, आपने अपनी आरओई भरी है फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर डिक्लेयरिंग सच अनडिस्क्लोज इनकम। ठीक है, ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफाइड डेट है, स्पेसिफाइड डेट पे या फिर उससे पहले। और स्पेसिफाइड डेट का मैंने आपको मतलब बता दिया, या तो क्या है ड्यू डेट ऑफ आरओई है, या फिर 148 में जो है आरओई का टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है उधर तक आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आरओई को फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझना, एसएससी ये कहता है, एसएससी बेसिकली क्या कहता है, एसएससी कहता है कि भाई ये जो मैंने 10 करोड़ की इनकम कमाई है ना, ये प्रीवियस है 23-24 की नहीं है। कब की इनकम है, प्रीवियस ईयर 24-25 से इनकम है, मतलब जिस साल सर्च कंडक्ट हुई। तो मुझे एक चीज बताओ, अपनी सर्च कब कंडक्ट हुई है, अपनी सर्च कंडक्ट हुई है 1/6/2024 को। अच्छा, प्रीवियस ईयर 23-24 तो खत्म हो गया ना, 31/3/2024 तक तो ये खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या आ गया, नेक्स्ट प्रीवियस आ गया 2024-25। तो एसएससी बेसिकली ये भी कह सकता है कि भाई जो मैंने 10 करोड़ की इनकम कमाई है ये कब कमाई है, ये कमाई है मैंने प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो देखो स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि भाई पहला वाला एग्जांपल या फिर इन विच द सर्च वाज कंडक्टेड। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऊपर वाले केस में तो हो गया प्रीवियस ईयर 23-24, और तीसरे वाले में इधर क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर 24-25। तो बेसिकली एसएससी के ऊपर है, एसएससी क्या चाहता है। अगर एसएससी कहता है कि भाई मैंने ये कब कमाई है 23-24 में कमाई है, तो बेसिकली आपकी स्पेसिफाइड डेट यही हो जाएगी। अगर एसएससी कहता है कि भाई मैंने सर्च वाले ईयर में कमाई है, तो बेसिकली आपकी जो है स्पेसिफाइड डेट अगेन भी यही रहेगी। इतनी कहानी आपको लॉजिकली पूरी समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो अपनी सर्च होती है, सर्च के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम की। लेकिन अगर आप कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, कुछ कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, आपकी पेनल्टी जो है 30% हो जाएगी। हाँ जी, तो देखो अपन जब पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर करेंगे, जब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो सेक्शन 270 होता है इसके अंदर पेनल्टी होती है फॉर मिस रिपोर्टिंग या फिर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपने अपनी इनकम छुपाई है तो आपको जो है 270 ए के अंदर क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर आपकी क्या हो जाती है, घर पे रेट पड़ जाती है और रेट के अंदर आप पे जो है 271 ए बी में, जो अपना सेक्शन है 271 ए बी, उसमें आप क्या करते हो 30% या 60% की पेनल्टी पे कर देते हो, तो 270 ए की पेनल्टी आपको जो है वापस पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपका पेनल्टी ऑर्डर पास होता है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सीआईटी अपील्स के पास अपील कर सकते हो कि भाई जो इस बंदे ने एओ ने आपका जो ऑर्डर पास करा है वो गलत है। ठीक है, बेसिकली जो ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी है उसकी अपील कहाँ फाइल हो सकती है, उसकी अपील बेसिकली फाइल होगी टू सीआईटी अपील्स। आगे बढ़ते हैं। तो अपना पूरा सर्च खत्म हो गया। ठीक है, अपन ने सर्च में सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो है रिक्वेशन। देखो रिक्वेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि फॉर एग्जांपल अपना क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई जीएसटी एक्ट में क्या हुआ हो, जीएसटी एक्ट के अंदर जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं उसने जो है किसी पर्सन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स या फिर कोई भी अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या कर ली हो, सीज कर ली हो। तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कर सकता है, बेसिकली जीएसटी ऑफिसर को ये कह सकता है कि जो भी आपने एसएससी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट सीज करे हैं, आप क्या करो अपना काम खत्म होते ही हमें दे दो। क्योंकि आप क्या करोगे, वापस एसएससी को लौटाओगे, हम फिर से रेड करेंगे, फिर से वो जब्त करेंगे। इससे अच्छा ये है कि भाई जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए आप क्या कर दो, आप जो है हमें लौटा देना, हमें दे देना, सॉरी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, अगर सर्च कंडक्ट हुई बाय एनी अथॉरिटी अंडर अदर लॉ, मतलब जीएसटी लॉ के अंदर सर्च हुई थी, देन ऑथराइज ऑफिसर जो इनकम टैक्स एक्ट में है वो क्या बोलेगा, शेल रिक्वायर सच अथॉरिटी, वो जीएसटी ऑफिसर को बोलेगा कि भाई बुक्स एसेट्स आप जो है हमें दे दो, अपना काम खत्म कर देना और हमें दे देना। तो उसको अपन टेक्निकली क्या करते हैं, रिक्वेशन, कि हमने जो है क्या करा, रिक्वेस्ट करके जो है बुक्स अकाउंट्स मंगा लिए। अब एक और चीज समझना, अपन एक टॉपिक इधर छोड़ा था। तो देखो क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि भाई आप जो है एसएससी के जुरिस्डिक्शन पे, सॉरी एओ के जुरिस्डिक्शन पे कब तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो अगर सर्च हुई है, अगर आप पे क्या हुई है, सर्च हुई है, तो अगर सर्च इज इनिशिएटेड अंडर 132 या फिर 132 ए के अंदर रिक्वेशन का ऑर्डर पास हुआ है, तो बेसिकली आप ऑब्जेक्शन कब तक उठा सकते हो। देखो क्या रखा है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस वाज सर्व्ड अंडर 153 ए दिस और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 153 ए और 153 है, 153 सी, ये जो पहले पहले क्या हुआ करता था, एक ओल्ड प्रोविजन हुआ था, ओल्ड प्रोविजन हुआ करता था, उसके अंदर क्या होता था, सर्च का असेसमेंट हुआ करता था। लेकिन अब प्रोविजन चेंज हो चुका है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई
आपके ऊपर सर्च हो गई, सर्च के ऊपर सर्च होने के बाद जो भी असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट का नोटिस आप पे इशू होगा, उसके विदिन 1 मंथ में, उसके विदिन 1 मंथ में या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि भाई ये जो तेरा जो रिलेशन है वो गलत है। मैंने आपको बता दिया ये 153 ए और 153 सी जो पहले पहले प्रोविजन हुआ करता था, जिसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया है 147 और 188 में 148 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये पहले सेक्शन हुआ करते थे, उसके बेसिस पे जो सर्च के असेसमेंट हुआ करते थे, उस पर जो नोटिस इशू हुआ करता था को के विदिन 1 मंथ है, उसके विदिन 1 मंथ में या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अब 153 ए और 153 सी की जगह क्या आ जाएगा, जो सर्च के बाद सर्च हुई, सर्च के बाद जो भी असेसमेंट हो रहा है आप पे, जो भी असेसमेंट होगा, असेसमेंट का आपको नोटिस आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ, जो अपन आगे देखेंगे, अगर उसका नोटिस इशू हो रहा है तो उसके विदिन 1 मंथ में और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्शन उठा लोगे। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो, जो सर्च हुआ, जो रिक्वेशन हुआ, उसमें आपके एसेट्स क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। तो देखो एसएससी क्या कर सकता है, एसएससी जो है एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वाज सीज्ड। तो बेसिकली सर्च के दौरान, रेट के दौरान आपके एसेट्स जब्त कर लिए गए, आप एसएससी हो, आप क्या कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वाज सीज्ड। जिस महीने आपके एसेट सीज करे गए थे उसके एंड पे आ जाओ, उसके विद इन 30 डेज में आप एप्लीकेशन दे सकते हो, किसको, एसेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेस ऐसे, मैंने क्या कहा, एसएससी क्या कर सकता है, बेसिकली एप्लीकेशन दे सकता है टू असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वाज सीज्ड। अच्छा वो एप्लीकेशन देखिए क्या बताएगा, एक्सप्लेन करेगा नेचर एंड सोर्स ऑफ सच एसेट। तो बेसिकली जो असेसिंग ऑफिसर है उसने आपके एसेट क्या कर लिए, जब्त कर लिए। असेसिंग ऑफिसर ने आपके एसेट जब्त कर लिए, ये कहते हुए जब्त करे कि भाई आपने जो है क्या करा है, ये ब्लैक में पैसा कमाया था, उससे एसेट खरीदे हैं। आप क्या कर सकते हो विद इन 30 डेज उसको एप्लीकेशन देके बता सकते हो कि भाई देखो मैंने जो है ये एसेट ब्लैक के पैसे से नहीं खरीदे हैं, ये रहा इसका नेचर एंड ये हो गया सोर्स ऑफ सच एसेट। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, इन सच केस एसेट विल बी रिलीज टू द एसएससी with the prior approval of CIT after adjusting any existing tax liability within 120 days from the date of conclusion of search under 132। तो फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपके घर पे रेट पड़ी और 1 करोड़ रुपए क्या कर गया, 1 करोड़ रुपए जो है असेसिंग ऑफिसर आपसे जब्त करके ले गया। ये कहानी समझ में आई। आपने विद इन 30 डेज में एप्लीकेशन दे दी और कहा कि भाई देखो ये 1 करोड़ ब्लैक का पैसा नहीं है, ये रही सारी डिटेल्स। तो आपने जो है सोर्स बता दिया कि भाई मैंने जो है ये 1 करोड़ कैसे कैसे कमाया है। अच्छा जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, सीआईटी का अप्रूवल लेगा। किस बात का अप्रूवल लेगा, सीआईटी का अप्रूवल लेगा और बोलेगा कि भाई देखो एसएससी एसएससी से एक एप्लीकेशन आई है, कह रहा है कि भाई उसने जो 1 करोड़ रुपए कमाया है वो ब्लैक का नहीं है। तो अगर सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूवल दे देता है तो जो एसेट है वो रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब एसेट जो 1 करोड़ था वो वापस दे दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी पेंडिंग है जो अभी तक आपने पे नहीं करी है, तो क्या करेगा बेसिकली 1 करोड़ में से वो अपनी आपकी जो एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है उसको एडजस्ट कर देगा और आपको जो बैलेंस पैसा दे देगा। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है, एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी जो अभी तक आपने पे नहीं करी है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी बाद में पे करोगे। इससे अच्छा ये है कि हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को अभी सेट ऑफ कर लेते हैं और बैलेंस अमाउंट आपको दे देंगे। और कितने दिन के अंदर मिलेगा, देखो क्या देखा, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर 132। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या दे रखा है, अनएक्सप्लेन एसेट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के जब्त कर लिए गए, आपने कहा कि भाई 40 लाख मैंने क्या करे हैं वाइट में कमाए हैं, आपने एप्लीकेशन देके छुड़वा लिए, बाकी 60 लाख का क्या करा जाए। ठीक है बाकी 60 लाख का क्या करा जाए, तो देखो ऐसा है कि भाई जो बाकी 60 लाख है उससे क्या करा जाएगा, कैन बी यूटिलाइज टू रिकवर, कैन बी यूटिलाइज। ठीक है अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है तो उसको क्या करेगी सरकार, आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर लेगी। लेकिन ध्यान रखना जो आपका एडवांस टैक्स पेबल है, जो आपका एडवांस टैक्स पेबल है वो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी नहीं है। मतलब अगर रेट के दौरान 1 करोड़ रुपए आपके जब्त कर लिए गए, ठीक है, अच्छा 1 करोड़ जो जब्त कर लिए गए उससे आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि भाई जो मेरा एडवांस टैक्स पेबल है ना उसको आप सेट ऑफ कर लो, आपको एडवांस टैक्स तो अलग से पे करना ही पड़ेगा। तो एक क्लैरिफिकेशन आया था इसके अंदर, आपका जो एडवांस टैक्स पेबल है वो आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली जो भी आपके अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेसिकली आपकी पहले तो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को क्या करेगी, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगी। फिर देखो क्या दे रखा है, न्यू लायबिलिटी एज पर असेसमेंट। न्यू लायबिलिटी क्या हुआ, न्यू लायबिलिटी एज पर असेसमेंट। जो भी आपकी न्यू लायबिलिटी बनती है, जो भी आपकी न्यू लायबिलिटी बनती है वो सेट ऑफ कर ली जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट यूटिलाइज मनी अगेंस्ट द लायबिलिटीज। हमने क्या करा, जो भी आपके एसेट थे उसका क्या करा, लायबिलिटी से यूटिलाइज कर लिया। अगर आपकी मनी फॉल्स शॉर्ट तो आपके जो एसेट्स बेच दिए जाएंगे, उससे उससे हम क्या करेंगे, आपकी लायबिलिटी रिकवर करेंगे। अच्छा इसके बाद भी अगर आपको कोई एसेट बच जाता है, अगर एसेट रिमेन्स आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज, तो जो बैलेंस बचा हुआ है वो आपको जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो हमने एक चीज समझी थी कि भाई जो आपका सर्च होता है, सर्च के दौरान क्या होते हैं, सर्च के दौरान आपके एसेट वेसेट सीज कर सकते हैं। कहाँ पड़ा था अपन ने, देखो ये रहा, ये रहा, सीज कर सकते हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा फाउंड अंडर सीज। ठीक है हमने वो सीज कर लिया।
तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, देखो हमने ये देखा था कि भाई आपके जो एसेट सीज कर लिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन देके ये कह सकते हो कि भाई ये एसेट जो है हमने ब्लैक के पैसे से नहीं कमाए थे, आप क्या करो हमें वापस एसेट दे दो। तो अप्रूवल लेके सीआईटी का अप्रूवल लेके आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन पहले तो आपकी एक्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ होगी। जो भी आपकी एक्जिस्टिंग लायबिलिटी है वो सेट ऑफ हो जाएगी, बैलेंस पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। जो आपकी अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, जो आपके क्या है बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपने ब्लैक में कमाए थे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले एक्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ कर लेगी, आपकी जो न्यू लायबिलिटी निकल के आ रही है वो सेट ऑफ कर लेगी। अच्छा, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो आपको जो है वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। पेनल्टी वेलिटी तो ऑफकोर्स आपको लगेगी, आपको टैक्स वैक्स भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका पैसा शॉर्ट पड़ जाता है तो आपके जो एसेट्स हैं उसको बेच दिया जाएगा, उससे जो पैसा आ रहा है उसको डिस्चार्ज करा जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक एसेट प्रॉपर्टी क्या हुई थी, प्रॉपर्टी बेसिकली चीज हुई थी। अच्छा, आपने आप और 1 करोड़ रुपए और जब्त हुआ था, आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी फॉर एग्जांपल 5 करोड़ है, तो 1 करोड़ तो सेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, बाकी प्रॉपर्टी बेच के 4 करोड़ और ले लिया जाएगा और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझना, एसएससी शेल बी इंटाइटल टू सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अगर आपसे जो एसेट सीज करे गए थे, इफ द एसेट सीज्ड इज ग्रेटर देन द लायबिलिटीज, तो फॉर एग्जांपल आपकी लायबिलिटी बनती थी कितनी, आपकी लायबिलिटी बनती थी 1 करोड़ की, हमने आपसे एसेट सीज कर लिए कितने के, 2 करोड़ के, तो हमने बेसिकली आपसे 1 करोड़ रुपए क्या करा, ज्यादा के एसेट सीज कर लिए, ठीक है, हमने 1 करोड़ के आपसे ज्यादा के एसेट सीज कर लिए। तो जब आपका हम क्या करेंगे बेसिकली, 1 करोड़ आपको रिफंड करेंगे, तो उस पर आपको जो है ब्याज भी दे देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। तो 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, अगर अमाउंट ऑफ एसेट सीड्स इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज इवेंचुअली फाउंड। अच्छा, ब्याज आपको कितने समय का मिलेगा, तो देखो क्या दे रखा है, फॉर द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्च। जिस दिन सर्च खत्म हो गई उसके विदिन 120 डेज के अंदर आपको क्या करना था, पैसा लौटाना था, ठीक है। तो बेसिकली 120 डेज खत्म हो गए, इस दिन के बाद से लेके डेट ऑफ असेसमेंट तक, डेट ऑफ असेसमेंट तक क्या होगा बेसिकली, आपका जो है इंटरेस्ट चलेगा, आपको जो है इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। तो 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द सर्च वाज कंप्लीटेड, या फिर रिक्वेशन वाज मेड टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्पुटेशन। तो वापस अपन समराइज कर लेते हैं, आपके जो एसेट सीज करे गए थे, आपके जो एसेट सीज करे गए थे, आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हो, एसएससी एप्लीकेशन दे सकता है और बता सकता है कि भाई नेचर एंड सोर्स ये है। अच्छा, उसने एप्लीकेशन दे दी, तो उस केस में क्या होगा, विद द अप्रूवल ऑफ सीआईटी, विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके एसेस को क्या कर देगा, वापस लौटा देगा। और उसको कब तक लौटाने हैं, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर 132। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो आपके अनएक्सप्लेन एसेट्स हैं, अनएक्सप्लेन एसेट्स बोले तो जो आपका ब्लैक का एसेट है, जो आपके ब्लैक के एसेट है, तो बेसिकली आपकी जो एक्सिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी वो सेट ऑफ हो जाएगी, न्यू लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की सेट ऑफ होने के बाद जो पैसा आपका बचता है वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तो अब बेसिकली आपने ब्लैक में पैसा कमाया है, तो हम आपका ब्लैक का पैसा जब थोड़ी करेंगे, आपका ब्लैक का पैसा तो आपको पास ही रहेगा, बस आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हमने आपको एक चीज बताई कि भाई जो आपका बैलेंस अमाउंट जो हमने ज्यादा आपका जब्त कर लिया था उस पर हम आपको ब्याज भी देंगे, और ब्याज कब तक से मिलेगा, ब्याज आपका कब तक मिलेगा, आपकी सर्च खत्म हो गई उसके विदिन 120 डेज के बाद से लेके डेट ऑफ असेसमेंट, तो बेसिकली मेरी सर्च खत्म हुई थी, ये हो गया डेट ऑफ सर्च, इसके 120 डेज इधर नहीं हुए, इस दिन से लेके डेट ऑफ असेसमेंट। अच्छा, डेट ऑफ असेसमेंट का मतलब है कि भाई डेट ऑफ असेसमेंट करोगे तो डेट ऑफ असेसमेंट में तो आपको ये पता चलेगा ना कि भाई आपकी एक्चुअल में आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है। तो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ही तो आपको नोटिस ऑफ डिमांड निकलेगा, ठीक है। तो असेसमेंट के दौरान आपको पता चल गया कि भाई आपकी डिमांड इतनी बनती थी और आपके हमने एसेट ज़्यादा जब्त कर लिए हैं, तो इस पीरियड का आपको जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कितना परसेंटेज मिलेगा, 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, इजी। अब एक और चीज़ समझना, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो किसी भी पर्सन से क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में कॉल एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन विच विल बी यूजफुल और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। वो किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है जो किस लिए यूजफुल होगी, फॉर एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। अब देखो क्या दे रखा है, अगर नो प्रोसीडिंग आर पेंडिंग एंड द अथॉरिटी इज बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, ही हैज टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ पर्सन। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, उससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाना चाहते हो, ठीक है, और आप एक ऑफिसर हो बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, तो बेसिकली आपको जो है इनकी अप्रूवल लेके क्या करना पड़ेगा, इनकी अप्रूवल लेके इन्फॉर्मेशन मंगानी पड़ेगी। तो हमने एक चीज समझी कि भाई आप क्या कर सकते हो, बेसिकली किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हो भले ही कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, विच विल बी यूजफुल और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दैट। लेकिन अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक अथॉरिटी हो, मतलब आप एक ऑफिसर हो बिलो द रैंक ऑफ 20%, तो आपको इनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले। अगर वो क्या देखा है, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज सच पावर इवन विदाउट अप्रूवल, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्या हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, डेप्यूटी डायरेक्टर हो या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो भले ही आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, आप क्या करोगे, भले ही आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है।
अच्छा ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, जेडीए से याद करना, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही याद करा था, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं और इन्फॉर्मेशन मंगानी है तो बिना अप्रूवल के भी काम चल जाएगा, विदाउट अप्रूवल के भी काम चल जाएगा। अच्छा, तो आपने अभी रेट समझ लिया, ठीक है। नॉर्मल टर्म्स अपन क्या बोलते हैं, रेट पड़ी थी, तो रेट में पावर्स क्या होती है, रेट में आपको कितना पेनल्टी पे करना पड़ता है, वो सब अपन ने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वे की, पावर ऑफ सर्वे। ठीक है, सर्वे का मतलब बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके ऑफिस में आ जाएगी और सर्वे करेगी, ठीक है, जांच पड़ताल करेगी भाई आपने सब कुछ सही करा है कि नहीं करा है। देखो क्या दे रखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस एट विच द बिजनेस और प्रोफेशन या फिर एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पस इज कैरिड ऑन। जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका कोई ट्रस्ट है, तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपका क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उधर भी सर्वे हो सकता है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर बुक्स या एसेट्स रिलेटिंग टू द बिजनेस प्रोफेशन आर केप्ट एट सम अदर प्लेस देन सच अदर प्लेस कैन आल्सो बी कवर्ड अंडर सर्वे। तो हम आपकी बिल्डिंग में घुसे जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके अकाउंट्स आपके घर पे मेंटेन्ड है, तो हम क्या करेंगे, आपके घर पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं। अप्रूवल की बात करते हैं, अप्रूवल फॉर सर्वे, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ पीडीजी, डीजी, पीसीसी या पीसी। देख लेते हैं अपन, पीडीजी या डीजी, पीसीसी या फिर पीसी। ये रहा, पीडीजी या फिर डीजी, पीसीसी या फिर सीसी। तो बेसिकली अप्रूवल, सर्वे का अप्रूवल कौन देगा, ये अपने सर्च में क्या देखा था, सर्च का अप्रूवल कौन देगा, ये। इजी है, अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है। आपकी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि भाई 10-15 अटेम्प्ट में एक बार, वो भी के चांसेस बहुत रह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे अथॉरिटीज के नाम हम पूछ रहे हैं या फिर कौन अप्रूवल देगा वो पूछ लिया जाए। तो अप्रूवल हमने देख लिया, अब देखते हैं अपन सर्वे के दौरान क्या क्या पावर्स हैं। अब देखो सर्वे के दौरान क्या क्या पावर्स होगी, कोई इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स और अकाउंट्स का, ठीक है, हम आपके कैश स्टॉक या फिर अदर अवेलेबल आर्टिकल और थिंग को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हम आपकी बुक्स में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें चेक करी है। हम आपकी कैश स्टॉक या फिर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स की इन्वेंट्री बना सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हम अपनी किताब में ये लिख के ले जाएंगे कि भाई आपके पास कैश कितना पड़ा है, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। हम किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आपकी बुक्स और अकाउंट को क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, इम्पाउंड एंड रिटेन, इम्पाउंड एंड रिटेन जब्त कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम आपको जो है बुक्स और अकाउंट जब्त करेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, कैन नॉट रिटेन कैश स्टॉक या फिर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। तो बेसिकली सर्वे के दौरान क्या पावर है, सिर्फ आप बुक्स और अकाउंट्स को क्या कर सकते हो, इंपाउंड एंड रिटेन कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। कैश को, स्टॉक को या फिर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल को नहीं कर सकते। और सर्च के दौरान हमने क्या देखा था, रेट के दौरान सब कुछ आप जब्त कर सकते हो। अच्छा, सर्वे आप जो है बिजनेस आवर्स में ही करोगे। बिजनेस आवर्स का मतलब ये है कि भाई जब आपका ऑफिस या बिल्डिंग बिजनेस आवर्स के लिए खुलती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो होटल है वो सुबह 9 से लेके रात के 9 तक ओपन रहता है, तो सर्वे मैं इसी आवर्स में कर सकता हूँ, बिजनेस आवर्स में ही कर सकता हूँ। देखो क्या रखा है, एंट्री टू द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। रिस्ट्रिक्शन एंट्री के लिए है, एग्जिट आप कभी भी कर सकते हो। तो एक बार आप बिजनेस आवर्स में क्या कर गए, एंट्री कर गए, तो आप जो है कितनी देर के लिए भी क्या कर सकते हो, बेसिकली सर्वे कर सकते हो। अब एक और चीज देखना, एंट्री टू एनी अदर प्लेस ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ठीक है, ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। तो हमने ऊपर कुछ चीजें पढ़ी थी कि भाई आप क्या कर सकते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन की प्लेस पे सर्वे कर सकते हो, फिर चैरिटेबल पर्पस की जगह सर्वे कर सकते हो। तो हमने देखा कि भाई जहाँ पर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो वहाँ पर आप बिजनेस आवर्स में एंट्री कर सकते हो। अदर प्लेस बोले तो चैरिटेबल प्लेस वाला आ गया, या फिर घर हो गया, आपका घर हो गया, तो आप कहाँ करोगे, ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सर्वे कर सकते हो। अच्छा, रोहन ने अपनी शादी करी और 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि भाई इसके पास 500 करोड़ कहाँ से आ गई है, तो अभी अभी सीए बना है, तो क्या कर सकता है, बेसिकली जैसे ही मेरी शादी खत्म हो जाएगी वो सर्वे करने आ जाएगा कि बेटा 500 करोड़ रुपए तुमने कहाँ से कमाए हमें बताओ। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में ऑल्सो सर्वे एनी फंक्शन, सेरेमनी या फिर इवेंट, बट कंडीशन क्या है, ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट। भाई मेरी शादी हो रही है तो इनकम टैक्स ऑफिसर जब मैं फेरे रहा हूँ तो बीच में मेरा गला तो दबोच नहीं लेगा ना, वेट करेगा कि मेरे 7 फेरे खत्म हो जाए। ठीक है, मेरे 7 फेरे खत्म हो जाए, उसी के बाद जो है बेसिकली वो मेरा क्या करेगा, सर्वे करेगा। ठीक है, तो ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच सर्वे, ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट, वो ये बेसिकली आपका क्या करेगा, सर्वे कर सकता है। और वो क्या देखा है, एंड रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो जो जो मेरी शादी में प्रेजेंट थे सबको पकड़ के पूछ सकता है कि भाई इसके पास 500 करोड़ कहाँ से है, बताओ हमें। अच्छा सुनो, टीडीएस टीसीएस सर्वे भी हो सकता है कि भाई आपने जो टीडीएस टीसीएस काटा है करंट ईयर में वो सब कुछ सही है कि नहीं है। तो फॉर वेरीफाइंग द टीडीएस एंड टीसीएस हैज बीन डायरेक्टली कलेक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ध्यान रखना, टीडीएस से टीसीएस सर्वे कब होगा, ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। लेकिन देखो टीडीएस से टीसीएस सर्वे में आपकी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं होगी, एंड आप इन्वेंट्री भी नहीं बना सकते, तो देखो कैन नॉट है।
इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपकी जो है इन्वेंट्री नहीं बना सकता। अब देखो 133 भी क्या दे रखा है, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनकम टैक्स अथॉरिटी may enter any place at which the business or profession is carried on and collect information there from there। तो बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है, बिजनेस और प्रोफेशन की जगह पे घुस सकती है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या कर सकती है, 133 सेक्शन के तहत बिजनेस एंड प्रोफेशन की प्लेस पे घुस जाएगी और क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन मांग लेगी। सर्च नहीं है, सर्वे नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने गए हैं। अच्छा देखो, सिर्फ आप बिजनेस आस में ही जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आस में जा सकते हो। अगेन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं कर सकते। और बेसिकली इन केस ऑफ फेलियर पेनल्टी अंडर 271 ए ऑफ 10,000। तो रोहन के बिजनेस और रोहन के ऑफिस में एओ घुस गया, बोलता है 133 बी के अंदर मेरी पावर है कि मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने उसको जूते चप्पल मार के भगा दिया, तो जो है मुझ पर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर आपको जो है 10,000 की पेनल्टी लगेगी। मैंने अपने बॉडी गार्ड्स को बोला इसको उठा के बाहर फेंक के आओ कच्चे के डब्बे में डाल दो, तो उस केस में जो है मुझे 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब एक और चीज़ समझना, तो अपना जो है बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ से वो अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या कह रहे हैं। अच्छा, सीबीडीटी जो है, सीबीडीटी बोले तो बादशाह जो आपसे क्या कर रहा है, लगान कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, क्या उसके पास पावर है टू अमेंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजन थ्रू सर्कुलर। तो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है क्या वो सर्कुलर के थ्रू चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। हमने कहा नो। भले ही आप बादशाह हो, आप बादशाह हो, लेकिन निर्मला चाची जो है, निर्मला चाची क्या है, रानी है। ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट जो लेके आती है इनकम टैक्स एक्ट लेके आती है। ठीक है, तो निर्मला चाची रानी है, वो इनकम टैक्स एक्ट लेके आती है। इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस होते हैं उसको आप जो है बदल नहीं सकते सर्कुलर ला के। ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस बदलने हैं तो रानी जी अगले साल जब बजट लेके आएगी तो अमेंड करेगी। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। तो आप भले ही बादशाह हो, भले ही बादशाह हो, पावर किसके पास है, निर्मला चाची के पास पावर है। तो जब बजट लेके आएगी, जब वो बजट लेके आएगी, जब इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस को क्या कर सकती है, बेसिकली अमेंड कर सकती है। अच्छा, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और आपके पास जेन्यून रीजन थे, तो क्या सीवीडीटी आपको जो है कंडोनेशन देने से मना कर सकता है क्या? लॉ कहता है कि नहीं। अगर एसएससी के पास जेन्यून रीजन थे तो आप बादशाह हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जेन्यून रीजन थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडोनेशन देना पड़ेगा। अच्छा, कंडोनेशन अपील्स एंड सॉरी असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में अपन ने देख लिया था कि भाई कंडोनेशन कितनी लिमिट तक आप किस अथॉरिटी के पास जा सकते हो। एक और चीज समझना, आपके घर पे सर्च हुई, रेड पड़ गई आपके घर पे, कुछ आपको जो है एसएससी ऑफिसर को गोल्ड बार्स मिले, तो सम गोल्ड बार्स वर सीज्ड फ्रॉम द लॉकर। इतनी कहानी समझाई। एसएससी वॉलंटरी डिस्क्लोज सम इनकम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च। ठीक है, वॉलंटरी डिस्क्लोज कर दी। वॉलंटरी बोले तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप वॉलंटरी डिस्क्लोज कर देते हो इनकम को तो आपको जो है 30% पेनल्टी देनी पड़ती है, राइट, 30% पेनल्टी ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। तो कुछ गोल्ड बार सीज हुए थे। अच्छा, एसएससी ने क्या करा, वॉलंटरी डिस्क्लोज कर दी, तो उधर अपन ने कंडीशन दे रखी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो एसएससी कहता है, एसएससी चचा ये कहते हैं कि जो आपने गोल्ड बार सीज करे ना इसको बेचो और मेरी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर लो। ठीक है, तो एसएससी क्या बोलता है, एसएससी बेसिकली ये बोलता है कि जो आपने ये गोल्ड बार सीज करे हैं ना इसको बेचो और टैक्स लाइबिलिटी मेरी पे कर दो, मैं वापस आपको पैसा क्यों दूं। तो सरकार ने कहा, सरकार ने ये कहा कि जो हम एसेट्स आपके सीज करते हैं और जो एसेट्स का एप्लीकेशन होता है अंडर 132 बी, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। तो बेसिकली जो एसेट्स आपसे सीज करे जाते हैं, जो एसेट्स आपसे सीज करे जाते हैं उसका एप्लीकेशन हम किसके लिए कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी के लिए कर सकते हैं, या फिर न्यू लाइबिलिटी एज पर असेसमेंट। या तो आपकी क्या है, कोई एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है या कोई न्यू लाइबिलिटी है विच इज एज पर असेसमेंट। और असेसमेंट का मतलब है एक ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर पास होने के बेसिस पे आपकी कोई न्यू लाइबिलिटी निकल के आ रही है। तो जो आपका एसेट सीज करे गए हैं उसके लिए हम उसका एप्लीकेशन हम इन दो एसेट्स के लिए ही कर सकते हैं, इन दो लाइबिलिटीज के लिए ही कर सकते हैं। या तो जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है या फिर कोई न्यू लाइबिलिटी निकल के आ रही है विच इज एज पर असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो असेसमेंट का मतलब है कि भाई एक ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर के बेसिस पे आपकी कोई लाइबिलिटी निकल के आ रही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने क्या करा, बेसिकली अपनी अनडिस्क्लोज इनकम को खुद ही वॉलंटरी डिस्क्लोज कर दिया, तो क्या कोई ये आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है? एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी तो है नहीं। अच्छा, क्या कोई ये न्यू लाइबिलिटी है? एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में या पिछले सालों में कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था के बेसिस पे कोई आपकी लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो ये तो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी नहीं है। क्या ये कोई न्यू लाइबिलिटी है? बिल्कुल न्यू लाइबिलिटी भी नहीं है। क्यों न्यू लाइबिलिटी नहीं है? क्योंकि अगेन ये कोई असेसमेंट ऑर्डर के बेसिस पे पास नहीं हुई है। तो बेसिकली अपना लॉ ये कहता है कि जो हमने ये आपके गोल्ड बार सीज करे ना 132 बी में, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए होता है या फिर न्यू लाइबिलिटी के लिए होता है विच इज एज पर असेसमेंट ऑर्डर, विच इज एज पर असेसमेंट। ठीक है, अच्छा, जो आपने ये अनडिस्क्लोज इनकम को डिस्क्लोज करा है ये आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी भी नहीं है या आपकी न्यू लाइबिलिटी भी नहीं है, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। हम आपका जो है गोल्ड बार को बेचेंगे नहीं, हम आपका जो है बेसिकली गोल्ड बार को बेच के आपकी जो इनकम है अनडिस्क्लोज इनकम है उस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आप खुद अपनी जेब से पे करो। तो आप खुद अपनी जेब से पे करो। अच्छा, ये जो आपने हमने हमने आपसे गोल्ड बार सीज करे हैं इसमें जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होगी तो आपकी
न्यू लाइबिलिटी होगी एज पर असेसमेंट, उसको सेट ऑफ करके आपको पैसा वापस लौटा देंगे। तो जो मैंने आपको बताया वो इधर टैक्स दे रखा है, पढ़ लेना आप। तो अपना फाइनली इनकम टैक्स अथॉरिटीज पूरा खत्म हो गया।